हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का जो थर्ड मेजर टॉपिक था इंटरवर्ल्ड इकोनॉमी, तो उसका राइज ऑफ मास प्रोडक्शन कंजम्पशन जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में छोड़ दिया था, इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। सो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। इसमें हम यूएस का केस पढ़ेंगे ज़्यादातर। इन द यूएस रिकवरी वाज क्विकर। हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि ब्रिटेन में रिकवरी डिफिकल्ट थी, लेकिन यूएस में रिकवरी तेज़ी से हो रही थी, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रेडिटर बन के उभर के आया था, मैंने आपको बताया था। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प्ड बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो वॉर था उसने यूएस इकोनॉमी को बूस्ट किया था, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह लिए गए थे और एक इंटरनेशनल क्रेडिटर था, कर्ज देने वाला देश बन गया था। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल, हाँ भाई युद्ध पे असर तो पड़ता ही है, तो वो युद्ध का जो नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा या ट्रबल टाइम उसका थोड़ा था, क्योंकि देखिए 1917 में वो वॉर में कूदता है और 1918 में वॉर ख़त्म हो जाता है, ठीक। लगभग उस अप्रैल में कूदा था और नवंबर में ख़त्म हुआ, तो ये लगभग 19 महीने के अंदर वॉर ख़त्म हो जाता है, तो उसे उतना नहीं झेलना पड़ा। बाकी देशों को क्या है 1914 से ही जुटे हुए हैं 1918 तक, तो उनको 4-4 साल तक का दंश युद्ध का झेलना पड़ा, तो इसलिए यूएस की इकोनॉमी पे उतना असर नहीं पड़ा। ट्रबल इन ईयर्स आफ्टर द वॉर, तो ज़्यादा ट्रबल उसको झेलना नहीं पड़ा, ज़्यादा समय तक का ट्रबल झेलना नहीं पड़ा। यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और 1920s में लगभग उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का मतलब क्या समझते हैं आप? किसी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है, ठीक। जब तक मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है तब तक उसका प्रोडक्शन हो सकता है। प्रोडक्शन होता रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा तो उसका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, समझे आप। तो निश्चित है कि इंडस्ट्री चलती रहनी चाहिए। क्या बताएं, जल्दी से ट्यूटोरियल को ख़त्म करना होगा। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920s और मास प्रोडक्शन। तो अब आप देखिए यूएस इकोनॉमी का एक मेजर फीचर देखने को मिला 1920s में, वो है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब इकट्ठा ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, इन लार्ज अमाउंट। द मूव टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन, मतलब ये जो मास प्रोडक्शन है इसकी तरफ, मूव टुवर्ड्स द मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19th सेंचुरी। ऐसा नहीं कि 1920s में स्टार्ट हुआ, लेट 19th सेंचुरी मतलब लगभग 19वीं शताब्दी के समाप्त होने के तक ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी मास प्रोडक्शन, लेकिन 1920s में इट बिकेम अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन यूएस। तो यूएस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर बन चुका था, यानी इंडस्ट्रियल जो यूएस में इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे मास प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था। तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम समय में कैसे हो रहा था वो हमको स्टडी करना है। अ वेल नोन पायनियर, पायनियर का मतलब होता है कि अग्रणी, रास्ता दिखाने वाला, मतलब लीडर किसी भी फील्ड में शुरुआत करने वाला एक प्रकार से, मतलब मे बी नॉट अ बिगिनर ऑफ समथिंग बट इंस्पायरर। अ वेल नोन, बड़ी समस्या है। अ वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। आपने हेनरी फोर्ड का नाम ना सुना होगा, लेकिन फोर्ड कंपनी की कारों को आपने देखा होगा। तो हेनरी फोर्ड ने ही ये 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की थी, मतलब ही द फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी, और अभी इन्हीं के परिवार के कोई फोर्ड ही हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। तो क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि ही अडॉप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ ए शिकागो। इस मास प्रोडक्शन में क्या इनका योगदान था? ही अडॉप्टेड मतलब उन्होंने अपनाया द असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब ये हो गया कि भाई देखिए, मैं बताऊंगा, शिकागो स्लॉटर हाउस, ठीक, अमेरिका में शिकागो में स्लॉटर हाउस, मतलब जहाँ पे जानवरों को मांस के लिए, मतलब उन्हें दे वर स्लॉटर्ड, इन विच स्लॉटर्ड एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाय बूचर्स एज दे केम डाउन अ कन्वेयर बेल्ट। एक कन्वेयर बेल्ट होती थी और जो बूचर्स होते थे वो कन्वेयर बेल्ट के लास्ट में खड़े होते थे और वो स्लॉटर्ड एनिमल्स को अपने अपने हिस्से का जो भी मांस हो पिकअप करके चले जाते थे। देखिए असेंबली लाइन का मतलब ये है कि कन्वेयर बेल्ट है, सामान को लेके जा रही है, तो डिफरेंट स्टेप्स पे क्या करना है वो आदमी वहाँ पे स्पेशलाइज्ड उसी वर्क को करता रहता है।
मतलब एक कन्वेयर बेल्ट है, ये उस चीज़ को लेके आगे बढ़ती है, मतलब उसने कुछ अपना वर्क किया उस पर, वो चीज़ फिर आगे बढ़ गई, उस पर क्या इसको करना है, आगे बढ़ गई, इसको क्या करना है। इसी प्रकार से जानवर जो है वो डिफरेंट स्टेप्स को पार करता हुआ यहाँ पे अंत में बूचर्स को प्राप्त होता था, वो अपने मांस को लेके वहाँ से चले जाते थे। तो ये हो गई असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में कोई मतलब पहले प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से गुजरता है और हर स्टेप पे जो व्यक्ति होता है वो एक्सपर्ट होता है उस काम को करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो डेट्रॉइट में जो कंपनी थी, डेट्रॉइट आप जानते हैं पहले भी था और आप भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है और ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है इसको। तो उनका कार प्लांट था उसमें, न्यू कार प्लांट। तो उन्होंने असेंबली लाइन को अपनाया। ही रियलाइज दैट, उन्होंने महसूस किया कि दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ अ फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल। उन्हें लगा कि भाई असेंबली लाइन का हम प्रयोग करते हैं, अब यही तो है ना, पायनियर इसी को कहा जाता है कि वहाँ से सोच क्या बनी उनकी। तो इससे क्या होगा, तेज़ी से होगा और सस्ता उत्पादन होगा व्हीकल्स का। उन्होंने इमेजिन किया, मतलब ही फोर साइटेड दीज थिंग्स, दूरदर्शी जिसे हम कहते हैं। द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली। असेंबली लाइन में जो वर्कर्स होते हैं उन्हें बार बार मैकेनिकली, जैसे मशीन में बार बार वही काम होता रहता है और लगातार उन्हें ये काम करना पड़ता था, सिंगल टास्क। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मोबाइल को ही लें, है ना, तो मोबाइल का पता चला कि यहाँ पे डिस्प्ले लगाने का काम हो रहा है ना, इसके बाद यहाँ पे वही जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो वो कुछ भी कन्वेयर बेल्ट है, कुछ भी उसको लेके आगे उसी मोबाइल सेट को जहाँ पे उसने डिस्प्ले लगाया वो आगे चले जाएगा। पता चला इसका काम बैटरी लगाने का है, आगे जाने के बाद पता चला कि उसका कुछ काम और फिनिशिंग उनिशिंग का है, कसने उसने का है, इसके पहले वाले का कुछ काम है। तो इसमें ढील नहीं दी जा सकती, है ना। मतलब कि आपने जैसे ही आप, मतलब इसने जहाँ फिनिश किया आपके पास पहुँचा, आपने फिनिश किया इसके पास पहुंचा, आपने फिनिश किया, इसी तरह से एक आउटपुट फाइनल बन के निकलता है। फिर पैकेजिंग का होगा, है ना, पैक हो रहा है। तो इस प्रकार से असेंबली लाइन पे जो व्यक्ति होते हैं, इसमें अनस्किल्ड वर्कर्स को भी उस काम में ट्रेन करके, क्योंकि उसे एक ही प्रकार का काम करना है बार बार, तो एक्सपर्ट हो जाता है, फास्ट काम करता है, फास्ट काम करता है और उसमें ढील की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि आप खड़े आराम कर ही नहीं सकते जब तक कि ब्रेक ना दिया जाए सबको। तो सच एज फिटिंग अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द कार, जैसे किसी व्यक्ति को कार का कोई पार्टिकुलर पार्ट ही फिट करना है, किसी को इंजन फिट करना है, किसी को कोई टायर लगाना है ना, किसी को शीशे लगाने हैं। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो भुनगे हैं थोड़ा सा घूम रहे हैं यहाँ आसपास, जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो कैमरे में भी आ जाते हैं। तो एट अ प्लेस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट, एट अ प्लेस का मतलब कन्वेयर बेल्ट में उनकी जगह कहाँ होगी, वो जगह फिट रहती है। अरे आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, मुझे कोई वीडियो मिलेगा, कोई मिलेगा तो पिक मैं दिखा दूंगा यहाँ पर आपको। डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट, तो कन्वेयर बेल्ट उन्हें काम देती है। डिक्टेटेड का मतलब होता है हम बोल रहे हैं तुम करो, तो कन्वेयर बेल्ट उनके पास वर्क लेके आती है। दिस वॉज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द, इससे आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि ये फास्ट काम होता है ना, फटाफट फटाफट फटाफट। एक ही आदमी कई काम करेगा तो दिक्कत होगी, और एक आदमी सिर्फ एक ही काम को कर रहा है तो फटाफट 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 डिस्प्ले लगाना, बैटरी लगाना है, तो वो फास्टर वर्क होता है। लेकिन इसमें सुस्ताने का मौका, आराम करने का मौका नहीं मिलता जब तक कि उनका इंटरवल ना हो, ब्रेक ना हो। तो पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आउटपुट को बढ़ाया, मतलब उत्पादन को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, पर वर्कर बढ़ाया। एक वर्कर पहले जितनी प्रोडक्टिविटी दे पाता था, जितना आउटपुट दे पाता था, जितना काम वो कर पाता था, उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहा था, उससे कहीं वो ज़्यादा काम कर पा रहा था। और स्पीडिंग ऑफ द पेस ऑफ द वर्क, पेस ऑफ द वर्क कैसे बढ़ सकता है, इस कन्वेयर बेल्ट को फास्ट कर दिया जाए। मतलब अगर 3 सेकंड में, 3 सेकंड मतलब हम मान लेते हैं कि 5 सेकंड में, 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ सामान पहुँच रहा है, ठीक। फिर ये उस पर वर्क करेगा, फिर इसे भेज देगा, फिर इसे वो कन्वेयर बेल्ट खुद लेके जाएगी। तो अब मान लीजिए स्पीड बढ़ाना है, पेस ऑफ वर्क, तो पता चला कि 3-3 सेकंड पे। तो अब देखिए आप, 3-3 सेकंड का मतलब होता है कि 5 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, 10 सेकंड में ये सामान यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब 3 त्रिक का 9, वही सामान 3 बार पहुँचेगा। तो एक प्रकार से, इस प्रकार से आउटपुट पेस ऑफ वर्क बढ़ा के आउटपुट इंक्रीज किया गया। आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क, ठीक। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट, नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। अगर आप कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े हैं तो
कुड नॉट अफोर्ड टू डिले द मोशंस। इसका मतलब ये हुआ कि आप हाथ पैर हिला के जो भी काम कर रहे हो ना, ये आपका मोशन है, आप इसमें डिले नहीं कर सकते, आपको फटाफट करना ही करना है, तुरंत आ गया करना भेजना, तो क्योंकि इतने में दूसरा वाला भेज देगा आपको, है ना। तो निश्चित है कि आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। अब आप ऐसे सोचता रहे हो, ढेर इकट्ठा हो जाएगा, तो फटाक से जैसे आप कैच प्रैक्टिस करते हो ना, आसपास खड़े हो जाते हो, उसको दिया फिर उसको दिया फिर उसको दिया फिर उसको दिया, उस अलर्ट रहते हैं हमेशा। तो अपने मोशन में डिले नहीं कर सकते। हाथ अगर तेज चल रहा है तो चल रहा है, ये मच्छर चल रहा है, इस प्रकार से ब्रेक नहीं ले सकते थे जब तक कि जनरल ब्रेक ना दिया जाए सबको। और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद ए वर्कमेट, ये अपने काम आपका वर्क प्लेस पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो वर्कमेट हैं, जो आपके साथ काम करें, उनके साथ आप फ्रेंडली टॉक भी नहीं कर सकते। हाँ, और क्या फ्रेंडली टॉक करोगे, बात ही करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत एक्सपर्ट हो गए तो बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, बात दूसरी है। काम करके आगे बढ़ाते जा रहे हो। तो मोशन में भी डिले नहीं कर सकते थे। पेस ऑफ वर्क काफ़ी स्पीड से होता था। कन्वेयर बेल्ट को जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा स्पीडी वर्क होगा, और उतना ज़्यादा बोझ भी पड़ेगा आदमी पे जो काम कर रहा है। एज ए रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल, मतलब हर 3 मिनट पे एक कार बन के निकल रही थी। शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे आउटपुट बन के निकल रहा है। अमेजिंग। a speed much faster than that achieved by previous। तो कार का उत्पादन जो पिछले असेंबली लाइन अडॉप्ट करने से पहले जो कार का उत्पादन था, उससे काफ़ी तेज़ी से उत्पादन कारों का होने लगा। द टी मोबाइल मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। तो असेंबली लाइन के जरिए दुनिया की पहली जो मास प्रोड्यूस्ड कार थी वो थी टी मॉडल, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि आगे टायर है और पीछे 2 टायर है, तो टी मॉडल मानी जाती थी। टी मॉडल ऑटोमोबाइल्स लाइंड अप आउटसाइड द फैक्ट्री, उस समय की ये तस्वीरें हैं, है ना ये। तो राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन समझ गए, असेंबली लाइन ने की वजह से संभव हो पाया था। एट फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर, हाँ आप देखिए भाई, आदमी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो जब असेंबली लाइन में उन्हें खड़ा किया गया तो पहली बात तो अनेबल टू कॉप, वो असेंबली लाइन या कन्वेयर बेल्ट या जो स्पीडी वर्क चाहिए था उससे तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वर नॉट एबल टू कॉप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग, तो उस वर्किंग से स्ट्रेस, थकान पैदा हो रही थी, उसको झेल नहीं पा रहे थे। असेंबली लाइन इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क, क्योंकि पेस ऑफ वर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अब मान लीजिए किसी आदमी को आपने खेत में काम पे लगाया है, या आपने ईंटा उठाने के लिए लगाया है, या आपने दीवार खड़ी करने के लिए मिस्त्री को बुलाया, तो अपने हिसाब से वो वर्क कर सकता था, है ना, उठा रहा है, लगा रहा है, वो वर्क की स्पीड उसके हाथ में है। लेकिन जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के सामने आपको खड़ा होना है, तो कन्वेयर बेल्ट तो तुरंत ला के आपके सामने वो रख देगी ना सामान को। अब आप डिले नहीं कर सकते, मतलब यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। जो वर्क आपका है, आप जैसे ही आपने उस अपने वर्क को पूरा किया, दूसरा आ जाएगा उसी वर्क को करने के, तीसरा आ जाएगा उसी वर्क को करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मोबाइल का डिस्प्ले आपको लगाना है, तो डिस्प्ले आप लगा के आगे भेजा नहीं कि दूसरा आ जाएगा, मतलब उसके पहले वाला। इस तरह से वो करते रहे। बैटरी वाला बैटरी लगा रहा है, वो डिस्प्ले लगा के बैटरी लगाया, फटाफट उसके पास नए नए मोबाइल सेट आते जाते रहेंगे। तो पेस ऑफ वर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मोशंस में डिले नहीं कर सकते थे, इस तरह इसका स्ट्रेस बढ़ता जिसको तो झेल नहीं पा रहे थे। सो दे क्विट इन लार्ज, तो बहुत लोग तो छोड़कर काम चले गए इन डिस्परेशन। तो इससे क्या है ना, थोड़ा सा हेनरी फोर्ड हताश हो गए बेचारे कि वर्कर्स भी नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, फोर्ड डबल द डेली वेजेस टू $5 इन 1914 में उन्होंने रोज़ाना का $5 कर दिया। यानी पहले 2.5 मिलते रहे होंगे लगभग, तो डबल कर दिया। अब आप जानते हैं कि अगर आप पैसा बढ़ा दो तो लोग काम करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। जिन बातों पे गुस्सा होते थे उन गुस्सों को पी जाएंगे अगर पैसा बढ़ा दीजिए तो 1914 में जब उन्होंने पैसा बढ़ा दिया तो फिर वर्कर्स उस स्ट्रेस को झेलने के लिए भी रेडी हो गए। एट द सेम टाइम ही बैन द ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लान्स। तो ट्रेड यूनियंस पे बैन लगा दिया गया था। आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो ट्रेड यूनियंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ट्रेड यूनियंस जो हैं वो वर्कर्स की बातें करती हैं, तो हड़ताल करा देना और ये सारी चीज़ें तो ना हो पाए, तो ट्रेड यूनियंस पे बैन लगा दिया। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज। अब ये है कि भाई उन्होंने जो डबल वेज कर दिया तो उनके मुनाफे में कमी आएगी, अब तो बिजनेसमैन थे।
तो हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द, तो उन्होंने किस प्रकार से अपने जो डबल वेज करने से जो उनके मुनाफे में कमी आई तो उसको रिकवर कैसे किया, मतलब उसकी भरपाई कैसे की, कि उसका नुकसान किस तरह से पूरा किया। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन। उन्होंने क्या किया कि स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन को स्पीड बढ़ा दी, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड बढ़ा दी, प्रोडक्शन लाइन वही जहाँ पे लोग खड़े होकर काम करते हैं लाइन से, एंड फोर्सिंग वर्कर्स, मतलब उसमें चीज़ों को असेंबल करना है, लगाना है आपको, है ना। जैसे डिस्प्ले है, क्या है कि आप वो भी असेंबली का एक पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स को लगाते जाते हैं, अंत में पूरी बॉडी तैयार होकर चली जाती है। एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्ड, तो वर्कर्स को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। सो मच सो, और यही नहीं, इससे और भी अधिक आगे बढ़कर ही वुड सून डिस्क्राइब हिज डिसीजन, मतलब उन्होंने अपने भरपाई के लिए पहली बात तो स्पीड बढ़ाई पेस ऑफ वर्क की, और अपने डिसीजन को भी बढ़कर आगे उन्होंने क्या किया, क्या कहा अपने डिसीजन के बारे में, टू डबल द डेली वेजेस। जब उन्होंने डेली वेजेस डबल किए तो लोगों ने कहा होगा ना कि ये तो घाटे में चला जाएगा और ये है वो है। द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही हैड एवर मेड, बल्कि उन्होंने ये कहा कि डबलिंग द वेजेस, जो उन्होंने वेजेस को डबल किया, ये कोई मूर्खता का काम नहीं था, उनकी जीवन का कॉस्ट कट करने का सबसे अच्छा डिसीजन था। अब देखिए, आप एक मजदूर को जितना दे रहे हो आप उसका डबल दे रहे हो तो लागत तो बढ़ेगी ना, और यहाँ ये कह रहे हैं ये कॉस्ट कटिंग डिसीजन था, यानी पर कार जो उत्पादन पे जो लागत आ रही थी वो और कम हो गई। समझ गए होंगे आप ना, कैसे कम किया, स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। ये भी अच्छा तरीका है ना। जब उन्होंने डबल वेजेस देने शुरू किए तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी, तो 3 मिनट में जो कार बन के आ रही थी हो सकता है 2 मिनट में कार बन के आनी शुरू हो गई हो। अच्छा, डिमांड रही होगी कार के तभी तो कार बन रही होगी, क्योंकि बिना डिमांड की इंडस्ट्री नहीं चलती। फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, इस पर भी क्वेश्चन पूछा था, फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस क्या थी। सून स्प्रेड इन द यूएस, तो यूएस में वो प्रैक्टिसेस बढ़ गई। दे वर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप में भी फिर उनको कॉपी किया गया 1920 में। मास प्रोडक्शन लोअर्ड, क्योंकि मास प्रोडक्शन से क्या है कि लोअर्ड द कॉस्ट और प्राइसेज ऑफ इंजीनियर गुड्स। जब आप कॉस्ट कम होगी तो आप चीज़ को थोड़ा सस्ता बेच पाओगे, जब आपकी कॉस्ट ही ज़्यादा होगी तो चीज़ को आप महंगा भेजोगे। थैंक्स टू हायर वेजेस, ये हायर वेजेस का धन्यवाद करना चाहिए कि मोर वर्कर्स कुड नॉट अफोर्ड टू अच्छा, हायर वेजेस क्या है, डबल वेजेस हो गए, तो भाई जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं ना, पैसा लेके जब जाएंगे तो मार्केट में ख़रीदारी करेंगे, तो हायर वेजेस की वजह से मोर वर्कर्स कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब वो कंज्यूमर गुड्स को खरीद सकते थे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, वो नहीं कि आपने ब्रेड लाया खा लिया, आपने बिस्किट लाया खा लिया, ड्यूरेबल जैसे फ्रिज है, एसी है, टेलीविज़न है ना, मोटर कार है, ये सारी चीज़ें, बाइक है। तो कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार्स, तो अब वो कार खरीदने की भी क्षमता रखते थे, भाई वर्कर्स थे, अच्छी तनख्वाह मिल रही थी उनको। कार प्रोडक्शन द यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन, अब 1919 में 2 मिलियन 20 लाख कारें बनती थी, अब वो 1929 में लगभग 10 साल के अंतराल पे 50 लाख कार बननी शुरू हो गई। डिमांड थी तभी तो बन रही थी। सिमिलरली देयर वाज ए स्पर्ट इन द, मतलब स्पर्ट मतलब इंक्रीज, स्पर्ट इन द परचेज, इसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर की भी खरीदारी बढ़ी, वॉशिंग मशीन की खरीदारी बढ़ी, रेडियो की खरीदारी बढ़ी, ग्रामोफोन प्लेयर्स की खरीदारी बढ़ी, वही जो पहले ज़माने में जो ग्रामोफोन्स होता, अब तो मोबाइल से आप गाना वाना सुन लेते हो। ऑल थ्रू ए सिस्टम ऑफ, इसमें हायर परचेज सिस्टम का जिक्र किया गया है कि ये जो खरीदारी होती थी हायर परचेज सिस्टम के हिसाब से होती थी। हायर परचेज क्या, आगे आप जान जाएंगे। क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी वो खरीदारी करते थे और पैसा एक बार में ना देकर हफ्ते, है ना, वीकली या मंथली या महीने की किस्तों में देते थे, है ना। जैसे 50,000 कोई चीज़ खरीदी है आपने, 10,000 इकट्ठा दे दिया और बाकी 2-2 हज़ार करके आप दे रहे हैं उनको, तो मंथली या वीकली जो भी मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके EMI पे सामान खरीदते हो, और मतलब देखिए लगभग तरीका वही है, बस थोड़ा टाइम बदला हुआ है। आज भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को खरीदते हैं, लोन लेके खरीदते हैं बैंक से, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत मास प्रोडक्शन के हिसाब से आप मान सकते हैं कि ये सब अमेरिका में शुरू हुआ। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, अब देखिए इसका असर क्या हुआ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट से ईजी हो जाता था खरीदने के लिए, तो लोग खरीदारी ज़ोरदार कर रहे थे। तो जब जोरदार, अब देखिए आगे मैं पढ़ाई दूँ तो तभी पता चलेगा। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा वाज आल्सो फ्यूल्ड बाय ए बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन। अब हाउस कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहा था, है। आज के 20-30 साल पहले अगर आप होते तो आप देखते कि गाँव में कच्चे घर हुआ करते थे।
आज जाके देखिए तो पक्के घर हैं, और पक्के घर और बन रहे हैं, तो कितनी रफ्तार से बने होंगे, है ना। मिस्त्री ढूंढे नहीं मिलता घर बनाने के लिए, इतनी डिमांड रहती है मिस्त्रियों की। तो अब हाउस कंस्ट्रक्शन का भी वर्क चल रहा था, लोग घर खरीद रहे थे। तो जब वो घर खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, तो वहाँ पे अपने घरों के लिए फिनिशिंग के लिए आप रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन एक्सेट्रा सब खरीद के रखोगे ना अपने घर में। तो हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस ओनरशिप की वजह से भी इनकी डिमांड बढ़ रही थी। फाइनेंस वंस अगेन बाय लोन्स, और ये हाउस कंस्ट्रक्शन का वर्क भी लोन पर आधारित था, पैसा लेके लोग घर बनवा रहे थे। जैसे आज बैंक से लोन लेके लोग घर बनवाते हैं, बैंक से लोन लेके लोग कार खरीदते हैं, बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ 1920 का जो हाउसिंग वाला सिस्टम था, कंज्यूमर बूम मतलब घर है आपका तो आपको ड्यूरेबल गुड्स खरीदने हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर, टीवी, और क्या लिखा है भाई दिमाग में नहीं आ रहा, और हाँ वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा। ये डिस्टर्बेंस जो है ना यहाँ पे मॉस्किटोज़ और इन सब की वजह से आ रहा है, सो सॉरी। द हाउस, तो कंज्यूमर बूम हाउसिंग से कैसे रिलेटेड मैंने बताया। क्रिएटेड द बेसिस फॉर प्रॉस्पेरिटी इन यूएस। देखिए ऐसा माना जाता है कि इस जो साइकिल चल रही थी, कंज्यूमर हाउसिंग देन कंज्यूमर बूम एट्सेट्रा, तो ऐसा लगा जैसे यूएस में एक प्रॉस्पेरिटी का बेस तैयार हो गया हो। कहने का मतलब ये है कि अब ये साइकिल जो होती है तो गोल चलती रहती है, जब गोल चलती रहेगी तो प्रॉस्पेरिटी यूएस में बनी रहेगी। इसलिए लिखा गया है कि बेसिस फॉर प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस, एक सिस्टम चल निकला जो यूएस की प्रॉस्पेरिटी का कारण बना। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन, ध्यान रहे इंस्टॉलमेंट पे सारी चीज़ें चल रही हैं, लोन पे चल रही हैं। लार्ज लोन तभी पे होगा जब आपकी इनकम बनी रहेगी, इसको ध्यान रखिए क्योंकि आगे चलकर डिप्रेशन पड़ना है। लार्ज इन्वेस्टमेंट यानी बहुत ज़्यादा जो पैसा लगाया जा रहा था हाउसिंग में, हाउस होल्ड गुड्स में, हाउस कंस्ट्रक्शन, और हाउस कंस्ट्रक्शन होने के बाद फिर उसमें आपको सामान लाना है। सीम टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ, इससे एक साइकिल तैयार हुई, चक्र बना, हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स का। क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपकी इनकम बनेगी, ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ इनकम, और इनकम बनी तो राइजिंग कंजम्पशन डिमांड, तो आप चीज़ें खरीदोगे। कंजम्पशन डिमांड का मतलब एक कंज्यूमर पैसा दे के चीज़ों को खरीद रहा है, इसे कंज्यूमर डिमांड कहा जाएगा। वो चाहे आप सब्जी क्यों ना खरीद रहे हो, यहाँ पे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की बात हो रही है फिलहाल। मोर इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद मोर इन्वेस्टमेंट हो गया। कैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको आप ठीक ढंग से समझ लीजिए, मैं बार बार तो समझा नहीं सकता क्योंकि ट्यूटोरियल वैसे ही लंबा होता चला जाता है। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें पैसा लगा के एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मतलब इन्वेस्टमेंट उसे ही कहा जा रहा है कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। जब इन्वेस्टमेंट करेंगी तो किस पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, लोगों को काम पे लगाएंगी, मशीनें खरीदेंगी, जहाँ से मशीनें खरीदेंगी उस इंडस्ट्री में उस मशीनों को बनाने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि डिमांड है, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जिन लोगों को एम्प्लॉय किया गया उनकी इनकम भी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ेगी तो फिर कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को पूरा करने के लिए फिर इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम होगा, तो एक साइकिल चल निकली। In 1923 the US resumed exporting capital to the rest of the world। अब 1923 से 1918 में युद्ध खत्म हुआ तो 1918, 1920, 21, 22 है ना, लगभग आप मान लीजिए 4-5 साल उसने अपने देश में लगाया थोड़ा बहुत देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब प्रॉस्पेरिटी वहाँ हो गई तो यूएस ने फिर क्या किया कि कैपिटल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। कैपिटल का मतलब वही लोन वोन प्रोवाइड करना शुरू किया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर, यानी दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बन गया ये। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स, अब यूएस जो है, यूएस का जो इंपोर्ट था और कैपिटल का जो एक्सपोर्ट था, है ना, एक्सपोर्ट अगर आपका ज़्यादा है इंपोर्ट कम है तो आप प्रॉस्पर हो। आल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी, ध्यान रहे कि यूएस की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी और वो जो इंपोर्ट भी करता था ना चीज़ों को अदर कंट्रीज से, और कैपिटल एक्सपोर्ट भी कर रहा था, दूसरे देशों की मदद भी कर रहा था लोन से, तो इससे यूरोपियन रिकवरी भी देखने को, बूस्ट का मतलब होता है कि टू हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग, तो यूरोपियन रिकवरी भी स्ट्रेंथन हुई इसकी वजह से। एंड वर्ल्ड ट्रेड को भी बढ़ावा मिला क्योंकि भाई जब जिस देश को लोन दिया जा रहा है तो उस लोन को लेके वो कंट्री अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा रही है, यूएस इंपोर्ट भी कर रहा है चीज़ों को, तो वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा मिला। जब जो मनी है कैपिटल है वो सर्कुलेट करने लगा वर्ल्ड ट्रेड में। एंड इनकम ग्रोथ हुई,
अगले नेक्स्ट 6 ईयर्स तक ये सारी यूरोप में भी देखने को मिली, यानी यूरोपियन रिकवरी भी देखने को मिली। ऑल दिस हाउएवर प्रूव टू गुड टू लास्ट, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। टू गुड टू लास्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। बाई 1929 वर्ल्ड वुड बी प्लंज्ड इनटू अ डिप्रेशन, वर्ल्ड एक डिप्रेशन में ढकेल उठता है, उसमें उसे डुबो दिया जाता है एक प्रकार से। प्लंज मतलब ये भी है कि यू जंप डाउन, थ्रो डाउन एंड ड्राउन। तो पूरा विश्व एक डिप्रेशन में डूब जाता है, सच एज इट हैड नेवर एक्सपीरियंस, और ऐसा डिप्रेशन देखने को मिलता है जो कभी देखने को नहीं मिला था दुनिया में। डिप्रेशन का मतलब सीधा ही जान जाइए आप, ऊपर से एकदम नीचे आ गए, डिप्रेशन बन गया, ठीक। तो इसका पूरा मतलब तो मैं आपको समझाऊंगा जब द ग्रेट डिप्रेशन ट्यूटोरियल को हम पिकअप करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड पेन नोट्स ले लेते हैं। ये है मास प्रोडक्शन कंजम्पशन पे नोट्स। यूएसए का केस है यहाँ पे, पोस्ट वॉर रिकवरी वाज फास्टर एटसेट्रा। मास प्रोडक्शन पे कुछ पॉइंट्स हैं, और फोर्डिस्ट जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस थी उस पर कुछ क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप आंसर लिख पाओगे। आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ लीजिए। और इफ़ेक्ट ऑफ मास प्रोडक्शन क्या हुआ है ना, जो कुछ भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो सब यहाँ आपको रिटर्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम भी मैंने यहाँ दिया हुआ है अलग से, देखिए है ना। हाउस कंस्ट्रक्शन को भी मैंने जोड़ा है, हाउस कंस्ट्रक्शन का इफेक्ट क्या हुआ है जोड़ा है। और एक प्रकार से यहाँ पे समरी भी दे दी इन शॉर्ट। फिर उसके बाद किस प्रकार से वो यूरोपियन रिकवरी, वर्ल्ड ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है, वो लार्जेस्ट जो है ओवरसीज लेंडर भी बन जाता है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो ट्यूटोरियल में हमने किताब भी पढ़ ली, टेक्स्ट मैटर पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ नोट्स देख लिए। आपको वेबसाइट पे भी नोट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको दिखाए जो अभी तक पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आपकी बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। तो जो अगला वाला हमारा पार्ट है ये द ग्रेट डिप्रेशन वाला, तो इसे हम लेंगे अगले ट्यूटोरियल में। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हेयर, सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद द टॉपिक द ग्रेट डिप्रेशन। टाटा, बाय बाय।